Hello students, welcome back to my channel Bright Aspirants. My name is Jyoti Saini. In this video, I am going to teach you the non-parametric test. अच्छा बच्चों देखो, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में पैरामेट्रिक टेस्ट के जितने भी टाइप के आपके टेस्ट हैं वो सारे मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अगर आप उनको कवर करना चाहते हो तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप सबसे पहली वीडियो है उसको स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके रहते थे ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जिसमें आपके तीन टाइप के टेस्ट आते हैं। फर्स्ट योर काई स्क्वायर, आपका यू टेस्ट एंड आपका एच टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट है जो आपका बेसिकली फर्स्ट हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि आपके काई स्क्वायर टेस्ट होते क्या है, यहाँ से कैश क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहाँ से आए हुए हैं, सारी की सारी चीज़ों में आपको इस चीज़ में यहाँ पर साथ के साथ बताती हुई चलेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक वीडियो पे बने रहिएगा। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट की होते क्या है आपके काई स्क्वायर टेस्ट। देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है आपके नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड डज नॉट मेक एनी अजम्पशंस अबाउट पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल्स आर ड्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट मेक एनी अजम्पशंस। आपको याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन द पैरामेट्रिक टेस्ट एंड योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर आप अजम्पशंस यहाँ पर बनाते हो, लेकिन आपका काई स्क्वायर टेस्ट कैसा है, वो तो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। इसका मतलब अजम्पशंस यहाँ पर क्रिएट ही नहीं होंगी। तो आप ये चीज़ भी दिमाग में उठाओगे, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में किसी भी टाइप का टेस्ट क्यों ना हो आपका, आप एजम्पशन वहां पर नहीं बनाओगे पॉपुलेशन के रिगार्ड में, जहाँ से आप क्या करोगे सैंपल्स को ड्रॉन करते हो। सो इट मीन्स विल नॉट मेक एनी अजम्पशंस अबाउट द population. Second, it was first used by Carl Pearson in 1900. किसके यूज किया गया था ये, सबसे पहले आपका कार्ल पियर्सन ने इसको यूज किया था 1900 में। इसका फॉर्मूला किस यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, आपका फॉर्मूला क्या है इसका, ये समेशन ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर अपॉन में ई। अब देखो व्हाट इज ओ हियर एंड व्हाट इज ई हियर। O is your observed value and E is your expected value. एप्लीकेशन कैसे करोगे आप, जो मेनली इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, मेनली इस चीज़ की एप्लीकेशन कैसे होती है आपकी इस टेस्ट की, ये इसको यूज़ किया जाता है किस चीज़ को ढूंढने के लिए, डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी एंड योर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी। यानी कि जो फ्रिक्वेंसी आपने एक्सपेक्ट की थी और जो आपने ऑब्जर्व की है उनके बीच में क्या डिस्क्रिपेंसीज है, क्या डिफरेंस आपने यहाँ पर ढूंढे हैं या फिर क्या डिफरेंसेस आप निकाल के लाए हो। तो वो चीज़ को आप ढूंढने के लिए आप यूज़ करते हो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट। टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ इट, इसके लिए यूज़ होता है आपका काई स्क्वायर टेस्ट और यहाँ से इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें यूज होता है, क्वेश्चन क्या आया था बच्चे यहाँ से आपका कि टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट आप कौन से टेस्ट के अंदर यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड इन योर काई स्क्वायर टेस्ट। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एट्रीब्यूट्स, यानी कि आपके दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स के बीच में आपका एसोसिएशन रिलेशनशिप आप किस तरीके की यहाँ पर है, वो चीज आप फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ योर काई स्क्वायर टेस्ट। Now it is used in the following circumstances. इन circumstances के अंदर जो आपका काई स्क्वायर टेस्ट है यूज किया जाता है। First one is your sample observations should be independent. Two individual items should be included twice in a sample. यानी कि जो आप ऑब्जर्वेशन, जो आप सैंपल यहाँ पर ले रहे हो वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि डिपेंडेंट ना होकर कैसे होने चाहिए, आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सैंपल जो है आपकी ऑब्जर्वेशन कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 50। अब एटलीस्ट 50 यानी कि यहाँ पर जो डेटा है वो कैसा है आपका, लार्ज डेटा है यहाँ पर। एक और अब मुझे कमेंट में बताओ लार्ज डेटा आप पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर कौन से टेस्ट के अंदर यहाँ पर लेते हो, टी टेस्ट, एफ टेस्ट या जेड टेस्ट। तीनों ऑप्शन आपको मैंने दे दिए हैं, जल्दी से मुझे बताओ कौन से टेस्ट के अंदर आप लार्ज डेटा को यूज करते हो। नेक्स्ट इज योर there should be a minimum of 5 observation in any cell. यहाँ पर जितनी भी आप सेल बनाओगे हर एक सेल के अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 5 से नीचे तो होंगी ही नहीं आपकी। तो ऑब्जर्वेशन हर एक सेल के अंदर, हर एक ग्रुप के अंदर होंगी आपकी 5 से ज्यादा, जिसको क्या बोला जाता है आपका सेल फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट। क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका नेक्स्ट कि सेल फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट आपका किसको बोला जाता है। ये आपका वो सेल होता है जहां पर आपकी जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो कम से कम 5 होती हैं, उससे ज्यादा हो सकती है बट उससे कम नहीं हो सकती हैं आपकी।
नेक्स्ट ये व्हाट आर द फीचर्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। आपके काई स्क्वायर टेस्ट के फीचर क्या होते हैं? टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था डिपेंडेंट डेटा आप लेते ही नहीं हो, आप क्या लेते हो यहाँ पर? इंडिपेंडेंस, और उन्हीं का क्या करते हो? टेस्ट करते हो। गुडनेस ऑफ फिट के लिए आपका ये वाला टेस्ट यूज होता है यहाँ पर। नेक्स्ट इट इज अ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब क्या हुआ बच्चे? कि जो आपने दो या दो से ज्यादा जो सैंपल लिए हैं, उनकी जो आपने जहाँ से वो सैंपल लिए हैं वो आपने सेम पॉपुलेशन से लिए हैं या डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए हैं। यानी कि अगर ये दो पॉपुलेशन है और आपके दो सैंपल है ए और बी, अभी ए और बी सैंपल या तो आपने चेक करोगे कि एक एफ और जी दोनों पॉपुलेशन आपने दोनों सैंपल ए और बी या तो आपने एफ से लिए हैं यानी कि सेम पॉपुलेशन से लिए। यह हो सकता है कि आपने डिफरेंट पॉपुलेशन से लिए हों, जैसे कि जो ए सैंपल है वो लिया है आपने एफ से एंड जो बी सैंपल है वो लिया है आपने जी से। तो दिस टेस्ट इज डन बाय द काई स्क्वायर टेस्ट। यही टेस्ट को टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है आपका? सेम, कि यही चेक करने के लिए कि जो आपके सैंपल्स हैं आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन और द डिफरेंट पॉपुलेशन। ओके, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्वेयर्ड टू द राइट। अब देखो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? हमेशा आपका स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि नॉर्मल होता है आपका इस तरीके से। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है सारा का सारा आपके पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर, बट दीज आर योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्क्यूड है, और स्क्यूड किस साइड है? आपका राइट की साइड, यानी कि ये रहेगा आपका इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज, एक क्वेश्चन आपका ये बना यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस स्क्यूनेस। हम इस स्क्यूनेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हो? अब तो बच्चे इसको देखो, रिड्यूस करना है तो आप अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम को बढ़ाते जाओ। जो आपकी यहाँ पर स्क्यूनेस है आपकी, वो क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड योर स्क्यूनेस। अगर स्क्यूनेस को, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे कम करेंगे तो स्क्यूनेस हमारी और बढ़ेगी इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्यूनेस और डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड अपर लिमिट इज इन्फिनिटी। यानी कि जो आपकी वैल्यू आती है काई स्क्वायर की वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, और उसकी जो अपर लिमिट है वो क्या रहती है? इन्फिनिटी तक रहती है। तो दो क्वेश्चन थे आपके, गुडनेस ऑफ फिट और आपका यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्क्यूनेस के अंदर रिलेशन कैसा होता है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका काई स्क्वायर के अंदर वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है, स्क्यूड होता है। स्क्यूड होता है तो किस साइड स्क्यूड होता है? लेफ्ट में होता है, राइट में होता है। और स्क्यूनेस को कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, next is your, it applies Yates correction developed in 1934 to reduce the inflated difference between the observed and theoretical frequencies। आपने देखो, जो आपने यहाँ पर theoretical frequencies कौन सी हैं? आपकी expected frequencies। अब इनके बीच में जो discrepancies आई, ठीक है, discrepancies आई जो हमने देखा किसकी मदद से? काई स्क्वायर के टेस्ट से। अब इन डिफरेंस को, जो आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं, इनको यहाँ पर कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ येट्स करेक्शन। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान देना इस बात को कि भाई जो डिफरेंस आता है आपका ऑब्जर्व और आपके थियोरेटिकल फ्रिक्वेंसीज के अंदर, उनको कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? किसकी हेल्प से? तो येट करेक्शन। यानी कि दो चीज हो गई, स्क्यूनेस को रिड्यूस करोगे डिग्री ऑफ फ्रीडम से, आपके इन दोनों के डिफरेंसेस को रिड्यूस करोगे आप येट करेक्शन से। ठीक है, ये दोनों ये जुड़वा हैं आपके, इन दोनों को देखना, ये चीजों को घटाने के काम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो इट इज क्लियर। नाउ द सेकंड टेस्ट योर यू टेस्ट, जिसका अनदर नेम है आपका मैन विटने यू टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? आपका मैन विटने यू टेस्ट, और रैंक सम टेस्ट भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन whether two independent samples have been drawn from the same sample। अब देखो, डिफरेंट सैंपल की बात नहीं आई है, डिफरेंट पॉपुलेशन की बात नहीं आई है, यहाँ पर हम सिंपली देखेंगे टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट सैंपल भी नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंट सैंपल। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं बच्चे, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और यही चीजें हमें एग्जाम के अंदर हमारा क्वेश्चन गलत करा देते हैं हमसे। तो ये चीज याद नहीं रखोगे तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स एंड यू विल बी एबल टू सोल्व मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस इन योर एग्जाम। ओके मैम, हम ध्यान रखेंगे इस चीज का। चलो अब बच्चे देखो, यहाँ पर जो ये सैंपल्स लोगे वो कैसे हैं आपके? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? मैम इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। ओके, चलो
इन 2 इंडिपेंडेंट सैंपल आप यहाँ पर लेते हो और ये चेक करते हो कि जो ये 2 सैंपल हमने लिए हैं क्या वो सेम पॉपुलेशन से लिए हैं या नहीं है। इसी चीज़ का चेक करने के लिए यूज़ करते हो आप यू टेस्ट। Suppose an experiment has obtained 2 set of sample from 2 population and study wish to examine whether the 2 population are identical। आपने यहाँ पर क्या करे थे 2 set of सैंपल के 2 सेट यहाँ पर लिए हैं 2 पॉपुलेशन से। अब उस चीज़ को आप एग्जामाइन करोगे कि जो ये सेट हमने लिए हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो सेम है या अलग है। तो किसकी हेल्प से? यू टेस्ट की हेल्प से। It is used to compare whether there is a difference in the dependent variable for two independent group। यानी कि आप देखोगे आपके 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप है जहां से हमने क्या लिए हुए इनके अंदर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो इन दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर कुछ डिफरेंस है या नहीं है ये चेक करोगे विद द हेल्प ऑफ यू टेस्ट। यानी कि क्या चेक करोगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल का क्या डिफरेंस और डिपेंडेंट वेरिएबल किसके फॉर 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स। यानी कि 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उनके डिफरेंस को हम यहाँ पर क्या करते हैं कंपेयर करेंगे। यानी कि जिनका जो डिफरेंस रहेगा उनको हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा आपके किसकी हेल्प से? यू टेस्ट की हेल्प से। यू टेस्ट कौन? मैन विटनी यू टेस्ट। It compares whether the distribution of the dependent variable is the same for the two groups and therefore from the same population। यानी कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपेयर किया जाएगा किस नतीजे में ये देखने के लिए कि क्या वो जो कंपैरिजन है क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है दोनों ग्रुप के लिए या फिर सेम है दोनों ग्रुप के लिए और पॉपुलेशन के लिए सेम है या नहीं। यानी कि ग्रुप और पॉपुलेशन के लिए जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है या नहीं है। इसी का कंपैरिजन आप करते हो यू टेस्ट के अंदर। नाउ द लास्ट वन इज योर एच टेस्ट। एच टेस्ट क्या होता है आपका? देखो इसका दूसरा नेम है वो क्या है आपका क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट बाय रैंक्स। क्रुस्कल वॉलिस एच टेस्ट वन वे अनोवा और रैंक इज अ नॉन पैरामीट्रिक मेथड फॉर टेस्टिंग वेदर सैंपल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। अब चीज देखो बच्चे इसको याद रखना इसको बोला जाता है ऑल्टरनेटिव ऑफ अनोवा। यानी कि अनोवा टेस्ट का ऑल्टरनेटिव इसे बोला जाता है। इस चीज का खास आप याद रखोगे। सारी की सारी इसके अंदर ये लगा लो ये रूबरू कॉपी है आपका अनोवा टेस्ट का। द ओनली डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू टेस्ट इज अनोवा टेस्ट इज योर पैरामेट्रिक टेस्ट एंड द एच टेस्ट इज योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और इनके बीच में जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है आपके डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चे अगर वो नॉर्मल है तो वो क्या हो गया अनोवा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन आपका स्क्यूड है तो वो हो जाएगा आपका एच टेस्ट। रादर ऑल द कंडीशंस ऑल द आपके यूजेस जितने भी हैं वो सभी क्या हैं दोनों टेस्ट के अंदर सेम होते हैं आपके। यूज किस लिए होते हैं आपके? फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट सिंपल साइज। यानी कि जो आपके 2 या 2 से अधिक आपके जितने भी इंडिपेंडेंट सैंपल हैं क्या वो भाई उनका जो साइज है सैंपल साइज है वो बराबर है या अलग अलग है। टू यूज दिस फॉर द कंपेरिजन ऑफ दिस यू विल यूज योर एच टेस्ट। Now, then S test is used when the assumption for ANOVA aren't met। सिंपली चीज हो गई ना आपका S test को कब यूज किया जाता है? अगर ANOVA की आपकी जितनी भी assumptions हैं वो आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो S test ठीक है। फुलफिल कर दी है आपने तो आपका ANOVA टेस्ट यूज होगा। ऐसे ही S test कब यूज होगा आपका ANOVA कब यूज होगा? अगर S test की assumptions आप यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाए तो यू विल यूज ANOVA टेस्ट। और assumption क्या है? लाइक द assumption ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी है तो भाई ANOVA यूज करेंगे, नॉर्मेलिटी नहीं है तो हम एस टेस्ट यूज करेंगे यहाँ पर। इसलिए इसको कभी कभी क्या बोला जाता है? वन वे अनोवा ऑन रैंक्स। अब देखो रैंक्स वर्ड यूज किया है। रैंक को हम यूज कहाँ करते हैं? मीडियन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे कि एस टेस्ट के अंदर यू विल कैलकुलेट द मीडियन या फिर मीडियन आपको यहाँ पर पता है क्योंकि एज द रैंक ऑफ द डेटा वैल्यूज आर यूज्ड इन द टेस्ट रेदर देन द एक्चुअल डेटा पॉइंट्स। अब देखो हम डेटा वैल्यूज के क्या यूज कर रहे हैं? रैंक को यूज कर रहे हो। रैंक कहाँ से निकालते हो आप? मीडियन से। मीडियन के अंदर क्या करते हो आप बच्चे? रैंक ही यूज करते हो ना आप। मीडियन क्या है आपका? ऑर्डिनल डेटा के लिए यूज होता है। ऑर्डिनल डेटा के अंदर क्या करते हो आप? रैंक लगाते हो आप चीजों का। तो यहाँ पर एक्चुअल डेटा पॉइंट्स को यूज नहीं कर रहे हैं हम किसको यूज कर रहे हैं? डेटा वैल्यूज की रैंक को।
द टेस्ट डिटरमाइंस वेदर द मीडियन ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, यानी कि जो आपके ग्रुप्स हैं यहाँ पर 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट सैंपल्स के जो आपके पास ग्रुप है उनका जो मीडियन है वो सेम है या डिफरेंट है। इसके लिए आप क्या यूज करोगे यहाँ पर अनोवा एच टेस्ट यहाँ पर यूज करोगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट, यू टेस्ट एंड एस टेस्ट। इसके अंदर बच्चे आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई टू आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश। अब देखो यहाँ पर एक छोटी सी समरी आपको बना के दी हुई है। कोरिलेशन स्पेयरमैन रैंक टेस्ट क्या करता है आपका कोरिलेशन बिटवीन फैक्टर्स। काई स्क्वायर क्या यूज करता है आपका क्या टेस्ट करता है आपका गुडनेस ऑफ फिट। टी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं मीन को कैलकुलेट करते हैं। आपके जो आपके यहाँ पर है विल्सन पेयर्ड मैच टेस्ट उसके अंदर पेयर डाटा। मैन विटनी टेस्ट के अंदर आपको पता होता है यहाँ पर मीडियन, ठीक है। मैन विटनी यू टेस्ट के अंदर भी और एच टेस्ट के अंदर भी दोनों के अंदर आपको यहाँ पर मीडियन पता होता है। जेड टेस्ट फॉर द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इन्वॉल्विंग लार्ज सैंपल। देखो बताया था मैंने आपको लार्ज सैंपल मीन्स योर मोर देन सैंपल इज विल बी योर मोर देन 30। टी टेस्ट के अंदर सैंपल रहेंगे आपके लेस देन 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पर नहीं पता है, अननोन है वो आपका। काई स्क्वायर क्या करता है आपकी जितनी भी आपकी एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज थी और उनकी जो ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी मिली है उनके बीच में क्या डिस्क्रिपेंसी है उसको यूज करने के लिए आप करते हो यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट। सेकेंड चीज एफ टेस्ट के अंदर आप सैंपल वेरिएंस टेस्ट के सैंपल्स के अंदर क्या वेरिएंसेस हैं वो आप कैलकुलेट करते हो एफ टेस्ट की हेल्प से। चलो अब हम करेंगे यहाँ पर इस यूनिट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ताकि आपके जितना भी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर पढ़ा है वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाए कि क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आते हैं उनको सॉल्व कैसे करना है किस तरीके से करना है आई विल टीच यू। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट काई स्क्वायर टेस्ट। यहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट में आपकी करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन कौन सी हैं यू हैव टू फाइंड आउट। चलो देखते हैं। फर्स्ट है आपका द ओनली पैरामीटर ऑफ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इट्स नंबर ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैंने और क्या बताया था कि अगर आपकी जो स्क्यूनेस के साथ जो इसका रिलेशन होता है वो कैसा होता है नेगेटिव होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपकी इंक्रीज होगी तो स्क्यूनेस कम होगी, ये अगर आपकी डिक्रीज होगी तो स्क्यूनेस आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा होती जाएगी। तो ये बताता है इसका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उसका नॉर्मल है स्क्यूनेस है तो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली किसके साथ गया आपका स्क्यूनेस। किसके थ्रू पता चलती है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। बिल्कुल सही है आपका, यानी कि जो आंसर होगा या तो आपका बी होगा या आपका सी होगा, यानी कि ये वाला खत्म ये वाला खत्म। सही बात है। अब एक और चीज देखो सी दोनों में आ रहा है। चलो भाई सी तो बिल्कुल आना ही आना है इसमें। ये कैसे द रिजेक्शन रीजन इन अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट लाइज ओनली इन द राइट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। यही एग्जैक्ट पॉइंट मैंने आपको काई स्क्वायर जब टेस्ट कराया है उसके अंदर ये वाला पॉइंट आपको मिला हुआ है। तो यानी कि सी तो आएगा आपके आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखोगे आप बी और ई के अंदर दोनों में देखो तो ये तो खत्म बिल्कुल। काई स्क्वायर टेस्ट इज पैरामेट्रिक। काई स्क्वायर पैरामेट्रिक है क्या आपका जी नहीं नॉन पैरामेट्रिक है। तो डी तो जहां था ए फर्स्ट में था फोर्थ में था यहाँ तो वैसे ही खत्म हो गया आपका ये। चलो यहाँ पर मतलब शॉर्टी के साथ हो गया इसमें कि भैया फर्स्ट और फोर्थ तो आपका हो ही नहीं सकता। नाउ विल सी द बिटवीन द बी एंड ई। बी क्या बोलता है आपका द नल हाइपोथेसिस इन अ गिवन काई स्क्वायर टेस्ट इज रिजेक्टेड व्हेन कैलकुलेटेड वेरिएबल ऑफ एक्सीड इट्स क्रिटिकल वैल्यू। अब बच्चे देखो मैंने आपको बताया था क्रिटिकल वैल्यू यानी कि क्रिटिकल रीजन, ये दो चीज थी आपकी। यहाँ पर क्या था दोनों चीजों के अंदर क्रिटिकल रीजन के अंदर क्या बताया था अगर क्रिटिकल रीजन के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर लाई नहीं करती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहा। यहाँ पर क्या है ये दोनों आपके क्या है क्रिटिकल रीजन है। अगर वैल्यू आपकी यहाँ पर लाई करती है तो यू विल रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। आप यहाँ पर अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर देते हो रिजेक्ट कर देते हो। इसका मतलब क्या हुआ अगर वैल्यू इससे ज्यादा आई तो वैल्यू कहाँ जाएगी आपकी इस मीडियम में आ जाएगी यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के वैल्यू में आ जाएगी आपकी। तो null hypothesis is given chi-square test is rejected when calculated value of variable exceeds critical value। अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ना बच्चे आप उसे रिजेक्ट ही करोगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वन
से लेकर 5% की जो वैल्यू होती है आपकी, उसके अंदर आप क्या करते हो, अगर वैल्यू आती है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका उतना ज़्यादा होता है, यानी कि आपके एरर होने के चांसेस उतने कम होते हैं यहाँ पर। लेकिन ये वैल्यू से ऊपर आई अगर वैल्यू, तो इसका मतलब एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, एक्यूरेसी नहीं है आपके डेटा में। तो इसके बाद की जो वैल्यू आती है उसमें क्या करते हो, आप अपनी हाइपोथेसिस को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते हो यहाँ पर। तो यानी कि बी इसका क्या है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए, बी एंड सी। तो करेक्ट आंसर इज योर थर्ड, ए, बी एंड सी। अच्छा, ये छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो आप। चलो, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मैन विटनी यू टेस्ट। यू टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आपकी सही हैं। तो पहला है आपका, इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। है तो बिल्कुल सही है भाई। चलो, ए तो देखो कितने चालू है यहाँ पर, ए सब के अंदर दिया हुआ है इन्होंने। अब एक चीज देखो बच्चे, यहाँ पर ऑप्शन कितने हैं आपके पास, 3 है। चलो चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं, यानी कि ए तो है ही है। अब इसमें लास्ट में देखो आप, डी और ई, यानी कि लास्ट में जो आएगा या तो डी या ए, दोनों में से ही आएगा। पहले डी और ई को देख लेते हैं आपके। It is used to test the null hypothesis that two population are involved are identical homogeneity, यानी कि जो आप यहाँ पर क्या देखते हो, आप अपनी नल हाइपोथेसिस को देखो, हम टेस्ट ही हमेशा नल हाइपोथेसिस को करते हैं यहाँ पर, ये चीज़ तो फैक्ट है। लेकिन किसका टेस्ट करना है, कि जो आपकी डेट द टू पॉपुलेशन आर इन्वॉल्व आर आइडेंटिकल, कि जो टू पॉपुलेशन आप यहाँ पर सैंपल जहाँ से ड्रॉ कर रहे हो, जो दोनों पॉपुलेशन से सैंपल्स को ले रहे हो, क्या वो पॉपुलेशन आपकी आइडेंटिकल है या नहीं है। हम तो यही देखते हैं ना, बताया था मैंने कि आइडेंटिकल होती हैं आपकी, यानी कि डी आएगा। अब अच्छा, आपके पास ये दोनों आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, ए डी, बी और सी में से आप कंक्लूड करोगे। इट रिक्वायर्स दैट सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, कि सैंपल्स कैसे होते हैं आपके, इंडिपेंडेंट। इट कैन ऑल्सो यूज व्हेन पॉपुलेशन इन्वॉल्व आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बच्चे देखो, ये वर्ड जो दिया हुआ है, मैन विटनी यू टेस्ट कैसा है आपका, नॉन पैरामेट्रिक है। नॉन पैरामेट्रिक के अंदर क्या होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। तो ये तो अपने आप में ही खत्म हो गया यहाँ से, तो आपका सी खत्म हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बचा आपका, ए, बी एंड डी। इट इज ऑलवेज टोटल, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो इधर जाएगा या आपका इधर जाएगा, किसी साइड भी जा सकता है। आप कौन होते हो बताने वाले इसको, कि इट ऑलवेज टोटल, ऑलवेज क्यों दिया यहाँ पर, मैंने आपको बताया था ना कुछ वर्ड्स अभी, ओनली, ऑलवेज, एक्सेप्ट, रेदर, ईदर, नीदर, ये वर्ड्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा एक बार जहां भी ये वर्ड आ जाए इनको थोड़ा ध्यान से देख लिया करो कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें वो बोल रहा है, क्योंकि स्कोप खत्म कर देते हैं आगे का। और ये चीज आपकी ऑलमोस्ट इनके केस में जो आंसर होता है आपका गलत ही होता है यहाँ पर। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, ए, बी, डी। देखो आंसर है आपका ए, बी एंड डी। ये क्वेश्चन सारे के सारे देखो, ये मॉर्निंग शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में रिसेंटली क्वेश्चन है आपके, सारे 2021 के आए हुए क्वेश्चन है यहाँ पर सारे के सारे। तो ध्यान से देखो इन चीजों को, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब सोचो कितने डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके सारे के सारे यहाँ पर। चलो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की प्रोसेस को स्टेप में लगाना है आपने यहाँ पर। चलो भाई, अब इसको स्टेप वाले को देखो कैसे करना होता है। इसके अंदर आप सबसे पहला वाला और लास्ट वाला उठाते हो यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट में देखो ए या बी, है ना, दो ही है ना आपके पास, दो ऑप्शन है, तो ए को देख लो, बी को देख लो। सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, सेटअप नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिग्निफिकेंस सी बात है भाई, पहले आप हाइपोथेसिस ही तो सेटअप करोगे, उसके बाद ही तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ क्रिटिकल रीजन, यही तभी तो निकलेगा ना आपका। कैसे निकाल लोगे पहले ही, जब तक टेस्ट ही नहीं करोगे आप। चलो, आपने यहाँ पर क्या आएगा, बी, यानी कि ये दोनों आपके गए खत्म, बिल्कुल खत्म यहाँ पर। चलो भाई, अब हमें देखना है थर्ड या फोर्थ में। अब देखो ए तो पहली बात सिंपल, बी आएगा, फिर आपका ए आएगा। अब हम देखेंगे लास्ट वाला, लास्ट में एफ बी है भाई। चलो, एफ बी हो गया, बी भी हो गया, ए भी हो गया। अब बचा आपका ई, सी, ये आपका सी, डी, ई। चलो, अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर सिलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब इसके बाद आप क्या करोगे भाई, आपने यहाँ पर नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेटअप कर लिए, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका सिलेक्ट कर लिया। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम टेस्ट ही तो करेंगे ना। क्यों करेंगे भाई, टेस्ट ही तो करेंगे। चलो अब लास्ट में देख लो, ई या डी में देख लो।
परफॉर्मेंस कंपटीशन, परफॉर्मेंस कब निकल के आएगी? जब किसी चीज को टेस्ट करोगे तभी तो आपकी परफॉर्मेंस आएगी ना। यहाँ पर तो पहले क्या आएगा आपका ई आएगा। हमारा आंसर तो यहीं से निकल जाएगा, बट फिर भी चलो देख लेते हैं। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या लगाओगे आप, कौन सा टेस्ट करना है, उसके बाद रूल लगाओगे। आपने प्लस करना है, माइनस करना है, उसके बाद जो भी करना होता है वहां पर फिर रूल लगता है ना आपका। इस काम को अब ऐसे करोगे आप। तो डिसीजन रूल लगाया, उसके बाद परफॉर्मेंस कंपटीशन। परफॉर्मेंस कब मिलती है बच्चे आपको? एंड की स्टेज में आप यहाँ पर परफॉर्मेंस हुई। अब देखो डांस परफॉर्मेंस होते हैं, डांस परफॉर्मेंस के सभी की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही आप कंक्लूजन निकालते हो ना कि हु विल द विनर, विनर कौन रहेगा यहाँ पर। तो ये है इसकी प्रोसेस। कभी भी प्रोसेस बच्चे आपकी बिल्कुल सेम यहाँ पर नहीं आती है। आप चाहते हो कि भाई प्रोसेस को हमें दे दो, हम रट्टा मार के चले जाएंगे, जी नहीं। कंसेप्ट की क्लियरिटी रखो आप, यहाँ पर चीज़ों को रटना नहीं है, किसी भी चीज़ को समझो कि वो काम कैसे होगा। प्रोसेस के अंदर ये समझा करो कि आपको ये काम करना है, अगर आप इसकी जगह आप इसकी जगह पर होते तो हाउ यू विल डील विद दिस प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस को सेट करते हैं। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर टेस्ट चूज किया। टेस्ट में आपने डिसीजन रूल लगाए। रूल लगाने के बाद परफॉर्मेंस करी। परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो आपका आंसर क्या बन गया, 4BAECDF। चलो, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं बताऊंगी बिल्कुल भी, आप मुझे बताओगे गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। इसके अंदर आप इसको किस टेस्ट के थ्रू क्या करते हो, टेस्ट करते हो। यहाँ से जल्दी इसका आंसर मुझे दे दो। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली हूँ। अगर तुमने चीटिंग करके देख लिया हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, चीटर हो आप। चलो, ये क्वेश्चन तो इतने मजेदार होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं बस। मतलब इतने बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ पर क्या हो जाते हैं, सोल्व हो जाते हैं आपके। चलो, अब देखो पहला क्या है आपका यहाँ पर, मैच द टेस्ट विद सुटेबल सिचुएशंस ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने मैच करना है चीजों के अंदर। एक सेकेंड यार, ये छोटी हो गई है स्क्रीन, है ना? ये छोटी हो कैसे गई है? अच्छा, चलो, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, क्रुशिकल वॉलिस टेस्ट। बच्चे देखो, जब भी आपके पास ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मैच द फॉलोइंग वाले, इनको नहीं पढ़ना। एक बार देख लिया ना, अब पढ़ोगे आप इन चीजों को, सिचुएशंस को पढ़ोगे, यहाँ से फिर आंसर निकालोगे आप। देखो पहले में क्या बोल रहा है, कंपेयरिंग द डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। देखो मोर देन 2 सैंपल में कौन सा आया था, या तो आपका यहाँ पर ये था एच टेस्ट था, ये आपका क्या था, अनोवा था। दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। लेकिन बच्चे ये देखो साफ साफ बोल रहा है मैं हूं, आओ पकड़ो मुझे। ठीक है, यही है पैरामेट्रिक, और पैरामेट्रिक कौन सा है आपका, अनोवा। तो ये कहाँ चला जाएगा आपका, बी के साथ फर्स्ट। बी के साथ फर्स्ट यानी कि आंसर। खुद से देखो, इतना इजी क्वेश्चन कोई देगा आपको? कितने हैं एंटी वाले, कितनी अच्छी हैं। इतना इजी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी का क्या हो गया फर्स्ट। चलो और भी देख लेते हैं यहाँ पर, टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ 2 लार्ज साइज सैंपल। लार्ज साइज किसके अंदर था, पैरामेट्रिक, वो भी ठीक है। तो वो कहाँ गया, लार्ज साइज किसमें था, जेड था। पैरामेट्रिक के जेड टेस्ट में है आपका मोर देन 30, तो ये कौन सा हो गया आपका, जेड टेस्ट। फिर है आपका कंपेयरिंग द डिफरेंस इन द मीन वैल्यू ऑफ मोर देन 2 सैंपल ग्रुप। अच्छा, ये कौन सा टेस्ट है, क्रुशिकल एच टेस्ट। पैरामेट्रिक के अंदर भी सेम है आपका, मैंने बोला था ना ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव्स हैं। अगर पैरामेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, तो आप यूज करते हो अनोवा। नॉन पैरामेट्रिक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड है, तो आप यूज करते हो यहाँ पर एच टेस्ट, जो है आपका क्रुशिकल वॉलिस टेस्ट। तो यहाँ पर ये क्या गया आपका, भी चला गया बेसिकली थर्ड के साथ। अब बचा टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन 2 डिस्ट्रीब्यूशन। एसोसिएशन का बताया था ना मैंने, इसके लिए क्या यूज करते हो, काई स्क्वायर टेस्ट। इतने बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर देते हैं ना मैच द फॉलोइंग के अंदर, कि दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि पता है क्या होता है बच्चे, जिसके अंदर सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं ना, उसके अंदर आप फंस जाते हो कि यू हैव टू अटेम्प्ट फ्रॉम दिस 4। अगर आप 2 के बीच में भी कंफ्यूज भी हो ना, तो आप कंफ्यूजन बनी ही रहेगी, उसको दूर करने वाली कोई और आपकी हेल्प नहीं करेगा यहाँ पर। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, अब इसमें से आपको एक नहीं पता, 2 पता होंगे, 2 से आपका आंसर निकल जाएगा। 3 पता होंगे, एक भी पता, कई बार तो एक से ही आंसर निकल जाता है आपका, जैसे अभी निकल गया था यहाँ पर BK 1 में। किसी किसी मामलों में ये भी बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर जाते हैं कि बिल्कुल एक में आपको ऑप्शन दे देंगे, बाकी तीनों में सेम कर देते हैं। कोई नहीं, देखो होता है ये चीजें भी, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चंस निकालोगे। ये टाइम सेव करोगे, जैसे मैंने बताई, आप इस चीज़ को देखकर यहाँ के क्वेश्चंस ढूंढोगे, ना कि यहाँ के देखकर। वरना क्या करोगे, जेड टेस्ट, जेड में ये कौन सा है, एक बार पढ़ लिया, हाँ ये वाला है, फिर अनोवा के अंदर फिर दोबारा आप चीज़ों को अंदर पढ़ोगे। बच्चे ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है। चलो, आंसर है आपका सेकंड। नेक्स्ट है आपका 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब क्या लोगे, मतलब ऐसे क्वेश्चन 2019 के जून में आया हुआ है, बताओ, इतना इजी क्वेश्चन। नॉन पैरामेट्रिक कौन सा है, मैन विटनी कैसा है, नॉन पैरामेट्रिक है। क्रुस्कल वॉलिस एस टेस्ट है आपका, कौन सा है, नॉन पैरामेट्रिक है। ये दोनों कैसे हैं आपके, पैरामेट्रिक हैं। काई स्क्वायर कैसा है आपका, नॉन पैरामेट्रिक है। ए बी ई फर्स्ट आंसर। बताओ क्या चाहिए और आपको इसके अंदर, ठीक है। फिर है आपका टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट आर बेस्ड ऑन द आइडेंटिकल assumptions। दोनों की assumptions कैसी होती हैं, बेसिकली सेम होती हैं। ऑब्वियसली बात है, दोनों कैसे हैं आपके, पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो assumptions कैसी है इनकी, सेम है, ठीक है। आइडेंटिकल assumptions के ऊपर बेस होते हैं आपके। टी टेस्ट इज यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू ग्रुप्स, वेयर एफ टेस्ट इज यूज फॉर कंपेरिजन बिटवीन मोर देन टू ग्रुप्स। सही बात तो लिखी हुई है। टी टेस्ट के अंदर सैंपल कितने हैं, कैसे हैं आपके, स्मॉल। एफ टेस्ट के अंदर मोर देन 2 हो सकते हैं आपके, लार्ज सैंपल होते हैं, सॉरी एफ टेस्ट भी क्या होता है आपका, लार्ज तो नहीं, लेकिन यहाँ पर मोर देन 2 को आप ले लेते हो इसके अंदर, ठीक है। लार्ज सैंपल आप जेड के अंदर लेते हो। तो टी टेस्ट के अंदर क्या, 2 ग्रुप्स को चेक करते हैं, जिनका क्या टेस्ट करते हैं, मीन टेस्ट करते हैं। एफ टेस्ट के अंदर मोर देन 2 ग्रुप्स लेते हैं, जिनका क्या टेस्ट करते हो आप, वेरियंस टेस्ट करते हो, क्योंकि वेरियंस आपके पास गिवन होता है यहाँ पर, ठीक है। टी टेस्ट में अब मुझे बताओ, टी टेस्ट में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है। अब मुझे कमेंट में आप बताओगे कि एफ टेस्ट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपका अननोन है या नोन है। कमेंट बॉक्स में बताओ जिसको भी पता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट क्या है आपकी, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। चलो भाई, नेक्स्ट आता है आपका, ये देखो फिर से दीदी कितना बड़ा टेस्ट, ठीक है, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पर, देखते हैं। काई स्क्वायर, अनोवा, जेड और टी टेस्ट आपका। Testing the significance of the difference of the mean value among more than 2 sample. More than 2 sample, बच्चे किस में लेते हो more than 2 sample, अनोवा में लेते हैं हम यहाँ पर। क्या गया ये आपका, बी का फर्स्ट, ये देखो, बताओ, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन स्टेट्स के अंदर अज्यूम करते हो, जिसमें बच्चे कहते हैं मैम स्टेट्स यूनिट इतनी डिफिकल्ट लगती है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं, समझ में ही नहीं आते। क्या समझ में नहीं आ रहा, तुम इसमें डूब के मर जाना अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करके आओगे आप। और मेरे पास आ गए ना कि मैम ये वाला क्वेश्चन सोल्व, मैं तो छित्तड़ और मारूंगी तुम्हें अगर ऐसे क्वेश्चन लेकर मेरे पास आए तो। चलो, इसमें क्या है, मोर देन 2 सैंपल्स, मोर देन 2 सैंपल्स का है अनोवा, ठीक। टेस्टिंग द गुडनेस, ये देखो बच्चे, चिक चिक के बोलता है, ये तो चिक चिक के बोलता है, मैं हूँ, यही है। गुडनेस ऑफ इट कहाँ गया आपका, ए का सेकंड। टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू बिटवीन 2 लार्ज साइज सैंपल। लार्ज साइज बच्चे, ये क्या तेरा आगे ही बैठा हूँ, देख लो मुझे, ठीक है, बिल्कुल सामने बैठा हूँ, आंखों के सामने। टी टेस्ट में क्या बचा आपका, वही सिंपल सा बेचारा बच गया। एक तो देखो यहाँ पर क्या है, स्मॉल साइज, मीन आपको पता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट अवेलेबल, सारी की सारी आपको इसकी टी टेस्ट की यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस दे दी हैं कि मीन वैल्यू है, ठीक है, स्मॉल साइज सैंपल है, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट अवेलेबल है, नहीं पता है। इसके अंदर पता है क्या चीजें होती हैं, ये आपकी सारी की सारी वैल्यू को चूज लेते हैं, यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन है सब दिखा दो हमें, कितना तुम्हें पता है। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से ना बच्चे आपकी सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। यहाँ पर कोई भी चीज, क्योंकि आप एक के साथ देखो आपके 4 कंसेप्ट इसने टेस्ट कर लिए एक ही क्वेश्चन के अंदर, ये है, बस इतना ही डिफरेंस आया है पहले के पेपर में और आज के पेपर में आपके। पहले आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब आपके थोड़े इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपकी लेवल को थोड़ा डीप में जाकर वो चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या हो गया आपका, लास्ट क्वेश्चन था। अरे एक और है आपका, चलो देखो इसका आंसर क्या है आपका, 4th है। नेक्स्ट आपका फिर से आ गया भैया, ये तो मैच द फॉलोइंग में सारे के सारे। चलो अब देखो, ये है आपका अनइक्वल value based on all observations of the population, mean of the sampling distribution of mean, standard deviation of the sampling distribution of mean। तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ये देखो, ये मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा यहाँ पर क्या है, ट्रिकी है, जिसके बारे में आपने बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर नहीं पढ़ा हुआ है। देख लेते हैं, फिर भी आप इसको लेकर चलोगे आप इधर की साइड से,
स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कब होगा बच्चे, कब होगा यहाँ पर मीन में एरर कब आएगा यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मतलब, डेविएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस है आपका। एरर कब आता है, जब चीजें आपकी सही तरीके से नहीं होती हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है मीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन है, उसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो क्या आ जाएगा भाई, डेविएशन आ गई, इसके अंदर स्टैंडर्ड क्या था, डेविएशन हमें तो पता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पर दे दिया उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा यहाँ पर आपका। तो ये क्या होगा, ए का फोर्थ आ गया। चलो ए का फोर्थ यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी आपका कैंसिल हो गया। अब इसमें देखो बी का यहाँ पर बोल रहा है थर्ड, बी का यहाँ पर बोल रहा है फोर्थ, ठीक, अरे सॉरी, बी का यहाँ पर बोल रहा है थर्ड, चलो ये भी बी का थर्ड, बी का थर्ड, ये भी हो गया, यानी कि बी का तो थर्ड ही है। बेस ऑफ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। अब यहाँ पर देखो बेस ऑफ पॉइंट क्या होता है आपका, मीन पॉपुलेशन का मीन निकालने के लिए आपका पॉइंट बेस क्या है, बेस ऑफ पॉइंट क्या है आपका, अरे भाई मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। बेस पॉइंट भी क्या रहेगा आपका, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन का जो मीन है वही तो आपका बेस पॉइंट रहेगा यहाँ पर। बिल्कुल सीधी सी बात यहाँ पर बोली गई है। तो बी का थर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखोगे आप फर्स्ट और सेकंड में आप कंफ्यूज हो यहाँ पर। तो अब एक बात देखो, नॉन स्पेसिफिक हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू आ गया यहाँ पर, तो ये नॉन स्पेसिफिक ही तो हुआ, इक्वल टू होता तो स्पेसिफिक होता। पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है आपका, बेसिकली एज इट एज, और पैरामीटर वैल्यू आप किसकी निकालते हो, यहाँ पर पॉपुलेशन की आपकी होती है पैरामीटर, ठीक है, सैंपल की होती है आपकी स्टैटिस्टिक्स इसके अंदर। तो यहाँ पर पैरामीटर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होगा, जब आपकी जो वैल्यू है वो सारी के सारी जो आपकी पॉपुलेशन की ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर जो बेस होती है, यानी कि पैरामीटर से वैल्यू निकाल दोगे, सॉरी क्या बोल रही हूँ यार मैं, पैरामीटर क्या है आपका, बेसिकली पॉपुलेशन की आपकी जो वो होती है, जिसके अंदर आप जिसके थ्रू आप पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हो, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है पैरामीटर। तो यानी कि आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस पॉपुलेशंस की बेस्ड होती हैं जिस वैल्यू पर, वो होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एज इट इज, जैसी ऑब्जर्वेशन है वैसे ही उठाकर आप रख दोगे। तो ये कौन सा हो गया आपका, डी का सेकंड। अब मैं इसको मान लूंगी, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, फर्स्ट वन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इतना भी नहीं था कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओ बच्चे। पूरे पेपर के अंदर जो मैं बोलती हूँ ना कि 25% जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके थोड़े आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकते। 25 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनको आप अपनी नॉलेज के थ्रू यहाँ पर इजीली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। कुछ चीजें नॉन कंटेक्स्ट मिलती है, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यू वो आते हैं आपके टॉपिक आते हैं, तो बच्चे सोल्व सारे हो जाते हैं, बट यू हैव टू बी प्रेजेंट विद योर माइंड। आपका माइंड की प्रेजेंस होनी जरूरी है, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का वर्क कराना यहाँ पर जरूरी है। चीजों के अंदर थोड़ा ध्यान से जाओ तो हर एक चीज आपकी यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप जो ये क्वेश्चन थे उन्होंने आपकी हेल्प करी होगी, आपके कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से बिल्ड करने में यहाँ पर, और कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी, दैट आई एम अज्यूमिंग राइट नाउ। अगर कोई भी दिक्कत आपको आई है या फिर आप कोई चीज़ यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो मुझसे, तो यू कैन राइट इट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स। श्योरली आई विल मेक टू आपकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल करूंगी। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर टाइम, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर माई चैनल। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय।